नमस्ते दोस्तों, मैं अंशु कुमार स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो दोस्तों, अगर आपका भी है कोई सवाल तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो दोस्तों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और फोन लगाते हैं अपने पहले कॉलर को, हितेश जी को, जो कि सूरत में रहते हैं। और आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हेलो, हितेश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ हाँ। सर, आपका सवाल आया था। हाँ जी, मिर्ची के बारे में। जी सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। तो सर, आप अपना सवाल पूछिए। जो मिर्ची बनाई है मैंने 2 साल से मैं बना रहा हूँ जी जी। तो मिर्ची में उस समय है ना, अभी मैं दवा बहुत कम करता हूँ। तो दवा है ना, एग्रो वाले जो है ना, जी अमुक तो ऐसे दवा देते हैं कि जो कुछ भी काम की नहीं है। जी तो आपके हिसाब से कौन सी दवा मिर्ची में अच्छी रहती है? नहीं तो और देखिए, ज्यादा उत्पादन के लिए कौन सी? अलग अलग बातें हैं। देखिए, हाँ अगर आप ये कहते हैं कि अधिक उत्पादन के लिए हमको दवा चाहिए, हाँ। और दूसरा ये है कि कोई बीमारी लगी हुई है तो उसके लिए अलग दवा चाहिए, तो ठीक है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो कुछ भी दुकान पर जाते हैं तो दुकान पर वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। हाँ हाँ। उनको अगर सही तरीके से आप अपने यहाँ के सिम्टम्स बताना चाहते हैं कि हमको ये बीमारी लगी हुई है या हम अधिकतम उपज लेना चाहते हैं, तो अधिकतम उपज के लिए दवा की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि हाँ पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा में प्रयोग करने की ज़रूरत है। तो अब उसमें आपको करना क्या है कि जिस खेत में आप मिर्च करने जा रहे हैं उस खेत में बहुत आवश्यक है कि आप गोबर की 20 टन, गोबर। हाँ हाँ 20 टन यानी 200 क्विंटल पर हेक्टर आप गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद जरूर डालें। कंपोस्ट और गोबर के। हाँ, अब आप जब खेत की तैयारी करते हैं उस समय गोबर की खाद पड़ना बहुत आवश्यक होता है। हाँ हाँ। बाद में गोबर की खाद डालने का कोई बाद में औचित्य नहीं है। बराबर। अब बात आती है नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास। हाँ हाँ। तो ये जो आप नाइट्रोजन है, 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फेट और 80 किलो पोटास की आवश्यकता मिर्च के लिए पड़ती है। बहुत अच्छी रहती है। हाँ, तो लेकिन ये है कि आप ध्यान रखें कि फास्फेट जो है हाँ। ये मिर्च के अधिक उत्पादन में बहुत सहायक होता है, इसलिए इसको डालना ना भूलें। सर, आपका कोई और सवाल है? नहीं नहीं, बस यही सवाल था। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल हमसे पूछने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, प्रकाश जी से, जो कि महाराष्ट्र में रहते हैं। जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो, प्रकाश जी बात कर रहे हैं? हाँ, फ्रॉम ग्रीन टीवी। जी नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। बोलिए। सर, आपका सवाल आया था। हाँ सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कृषि विशेषज्ञ। हाँ। तो सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ, सवाल ऐसा था कि हाँ जी, नमस्कार जी। मैंने यहाँ पर जो खेती शुरू की है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले जानकारी ये चाहिए थी कि कौन से सीजन में कौन से क्रॉप्स अच्छे आते हैं और कौन से क्रॉप के लिए कौन से सीजन में किस तरीके से कल्टीवेशन करना चाहिएगा। हाँ, देखिए, भारतवर्ष में हमारी 3 क्रॉप्स हैं। हाँ जो हमारा मौसम होता है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, इसके अनुसार जो कृषि विशेषज्ञों ने इसका विभाजन किया है उसमें पहला है खरीफ, दूसरा है रबी और तीसरा है जायद। तो जो खरीफ जो है, जैसे ही बरसात प्रारंभ होती है हाँ तो इसमें हम फसलें जो बोते हैं उसमें है धान है, ज्वार है, बाजरा है, उड़द है, मूंग है, लोबिया है, मक्का है।
ये फसलें जो है खरीफ की फसलें कहलाती हैं। खरीफ की फसलें जो है वो बारिश में ही लगती है। हाँ, वर्षा कालीन अवस्था में जो जितनी जो होती हैं वो सब आपकी खरीफ की हो गई। अब जैसे ही आप सितंबर अक्टूबर में जब हम इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं हाँ। तो नवंबर से फिर हमारा हो जाता है रबी की फसलें। अच्छा। और रबी की फसलों में आपका आता है गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर। हाँ। ये सब जो हैं आपकी मुख्य फसलें हैं जो रबी में बोई जाती हैं। नवंबर में हम बोते हैं और मार्च तक हम होली के बाद या होली से पहले इनकी कटाई कर लेते हैं। अच्छा। उसके बाद फरवरी मार्च में जो हम फसलें बोते हैं वो फसलें हमारी जायद की फसलें होती हैं, जैसे सूरजमुखी है, गन्ना है आपका, उसमें हम उड़द भी बोते हैं, मूंग भी बोते हैं, लोबिया भी बोते हैं, ग्वार भी बोते हैं। हाँ, वो कर अन्य उसको फूड ग्रेन्स बोलते हैं ना। हाँ, तो इस तरीके से ये हमारी तीन जो है खरीफ, रबी और जायद, ये तीन फसलें होती हैं हमारे भारतवर्ष में, और इनमें इनका जो है अलग अलग फसलों का विभाजन कर दिया गया है। जी सर, आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? बस थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल हमसे पूछने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी, तो दोस्तों इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कॉलर से और देंगे उनके सवालों के जवाब। अभी एक छोटा सा ब्रेक। दीमक का कैसे पता लगाया? क्या जड़ को उखाड़ करके देखा, जड़ में दीमक आपको दिखाई दी? हाँ जी सर, जड़ को मतलब पौधे को उखाड़ के देखा तो जड़ में दीमक लगी। अच्छा, तो देखिए अब ऐसा आपको करना है कि आपको अब टमाटर में एक हल्की सी सिंचाई करनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम पूछे अपना सवाल में। तो दोस्तों आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, रविंद्र कुमार जी से, जो कि उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, रविंद्र जी बात कर रहे हैं? जी मैडम। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। नमस्कार मैडम। सर, आपका सवाल आया था। जी मैडम। सर, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। तो सर आप अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मेरा सवाल था कि टमाटर में दीमक लग रही थी जी, उसके मतलब बचाव के लिए हमें कौन सा मतलब दवाई डालने, मेडिसिन डालनी चाहिए? मैं आपसे ये दवा बताने से पहले ये पूछना चाहूँगा कि टमाटर लगाए हुए आपके कितने दिन हो चुके हैं? टमाटर लगाए हुए करीब हो गए 1 महीने होने जा रहा है। 1 महीना होने जा रहा है। तो क्या आपने दीमक का कैसे पता लगाया? क्या जड़ को उखाड़ करके देखा, जड़ में दीमक आपको दिखाई दी? हाँ जी सर, जड़ को मतलब पौधे को उखाड़ के देखा तो उसमें जड़ में दीमक लग गई थी। अच्छा, तो देखिए अब ऐसा आपको करना है कि आपको अब टमाटर में एक हल्की सी सिंचाई करनी पड़ेगी, और वो सिंचाई करते समय हाँ जी। जो मुख्य नाली है आपकी, जहाँ से आपका सिंचाई का पानी जो है वो खेत में जाएगा, जी सर, जी सर। तो एक आप घड़ा जिसे कहते हैं मिट्टी का, वो ले लीजिए आप, अच्छा जी। और उसमें नीचे छेद कर लीजिए। जी सर। जैसे शिवलिंग के ऊपर आप रखते हैं तो उसमें से बूंद बूंद बराबर टपकता रहता है, जी। इस तरीके का एक नीचे आपको छेद करना पड़ेगा। उसमें 4 आप लीटर जी। क्लोरोपारीफास का लेकर के उसमें भर दीजिए। क्लोरोपारीफास। जी। और उस नाली पर जहाँ से पानी आपका खेत में जा रहा है जी। उसके ऊपर उसको इस तरीके से रखिए कि उसमें बराबर बूंद जो है, लगातार बूंद उस पानी में गिरती रहे। अच्छा जी, बूंद टपक कर गिरती रहे। हाँ, मतलब तेज बूंद ऐसा नहीं कि एक बूंद टपकने के बाद फिर और देर में, लगातार बूंद गिरते ही दूसरी बूंद फिर गिर जाए, इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। और ये पानी जब आपके खेत में जाएगा तो इससे आपका सारा दीमक नष्ट हो जाएगा। जी सर, आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? जी मैडम, मैं और भी पूछना चाहता हूँ। जी सर, पूछिए। जी
ये मतलब जैसे मुझे और लगाना है टमाटर, तो क्या सीड आप कोई दूसरा बोएंगे क्या? वही सीड जो पहले बोया था वही हो जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो अब आप दोबारा फिर से टमाटर लगाना चाहते हैं तो आपकी अभी और लगाना चाहते हैं। आपकी ये नर्सरी पहले आपको डालनी पड़ेगी। हाँ जी, वही तो पूछ रहा हूँ सर, जो मैं नर्सरी मतलब जो सीड डाला था पहले डाला था। हाँ, प्रजाति उन्होंने पहले चुना था, क्या उसी का चुनाव देखिए करें? नर्सरी बिल्कुल उसी तरीके से तैयार करनी पड़ेगी जिस तरीके से आपने पहले तैयार की है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। टमाटर के लिए आप पूसा रोहिणी, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4 और पूसा हाइब्रिड 8 और पूसा दिव्या, अब इनका इस्तेमाल करेंगे तो इनसे आपको ज़्यादा उपज मिलेगी। जी सर, इसका फल कितना बड़ा होता है सर? कितने ग्राम का होता है सर? देखिए ये तो आपकी मिट्टी के उर्वरा स्तर के ऊपर, पौधे के विकास के ऊपर निर्भर करता है, और आपका जो है वो 1 किलो पर 4 या 5 टमाटर जो नॉर्मल होते हैं वो चढ़ जाते हैं। अच्छा जी सर। जी सर, आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, जैसे मुझे फल फूल के जो मेडिसिन देना है, मतलब अपने फसल पे फ्लोवेम के लिए किस चीज का छिड़काव करें जिससे फल फूल अच्छा है? हाँ, देखिए ऐसा है कि अगर आपको ये संदेह मालूम होता है कि हमारे फ्लावर्स तो ज़्यादा आए लेकिन फ्रूट्स कम बन रहे हैं, जी, तो ऐसी स्थिति में एक आता है ट्रेस एलिमेंट्स बोरान। बोरान? हाँ, तो ये बोरान के लिए आपको मात्रा बता दूं आपको कि 1 चाय का चम्मच आप बोरान लेकर के 12 चम्मच पानी में घोलें आप इसको, जी, और इसी तरीके से जितना क्षेत्रफल है उसके हिसाब से आप उसका छिड़काव करेंगे तो जो 1 चम्मच बोरान 12 चम्मच पानी में आप घोल करके बनाते हैं, ये 100 फीट की लाइन के लिए पर्याप्त होता है। जी, एक जो आपने टमाटर की लाइन है 100 फीट की लाइन पर इसको आप छिड़केंगे तो इससे आपके फल ज़्यादा लगेंगे। जी। जी सर, आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? इससे फ्लावरिंग अच्छी आएगी? हाँ, फ्लावरिंग अच्छी आएगी, फ्रूट्स भी अच्छे आएंगे। अच्छा, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल हमसे पूछने के लिए। जी, जी मैडम, क्या मैं किसी टाइम भी कर सकता हूँ क्या ये? क्या मतलब सर? जैसे मुझे कभी भी जरूरत है या कभी जी भी सर, मतलब आपको कभी भी ज़रूरत है तो आप इसी फ़ोन पे अपना सवाल पूछ सकते हैं, और आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। जी मैडम, वही तो मैंने आपका वो देखा था, टोमेटो की खेती में देखा था। जी सर। मैंने जी सर। यहाँ इससे बात करूंगा क्योंकि मैं टोमेटो की खेती बहुत करता हूँ। जी सर, आपको कभी भी अगर भविष्य में कोई सवाल पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी सर, आपने बोरान के बारे में बताया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बोरान जो है वो कौन कौन से केमिकल का मिक्सचर होता है? देखिए किसी केमिकल्स का नहीं है, खुद ही केमिकल है। जी। और मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक भाषा में उसको हम बोरान कहते हैं। जी। अगर देहाती भाषा में हम ये कहें तो सुनार के यहाँ जो सुहागा होता है उसी को हम बोरान कहते हैं। जी सर, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि तो ऐसा है, चाहे उसको बोरेक्स कह लीजिए जी, और चाहे बोरान कह लीजिए और चाहे सुहागा कह लीजिए। जी। सुहागा भी बोरेक्स का ही नाम है। जी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आपसे और भी जानकारी लेंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कॉलर से और देंगे उनके सवालों के जवाब। अभी एक छोटा सा ब्रेक। हल्दी की खेती करने के लिए जिन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साधन मौजूद होते हैं जी, वो अप्रैल में भी हल्दी को लगा सकते हैं। जी सर। और जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं है और वर्षा पर ही निर्भर हैं, जी, उनको फिर जुलाई में लगानी पड़ती है। जी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम हल्दी की खेती के लिए खेत की तैयारी करते हैं तो 250 क्विंटल से लेकर के 300 क्विंटल गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ती है, जो कि खेत की तैयारी करते समय मिला देना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमसे फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाल ही में हमारे पास ईमेल के ज़रिए विशाल जी का मैसेज आया था। ये गुजरात में रहते हैं। सर, ये हल्दी की खेती करना चाहते हैं, तो इसके बारे में ये पूरी जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए,
हल्दी की खेती करने के लिए जिन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साधन मौजूद होते हैं जी वो अप्रैल में भी हल्दी को लगा सकते हैं। जी सर। और जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं हैं और वर्षा पर ही निर्भर हैं जी उनको फिर जुलाई में लगानी पड़ती है। जी तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम हल्दी की खेती के लिए खेत की तैयारी करते हैं तो 250 क्विंटल से लेकर के 300 क्विंटल गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ती है, जो कि खेत की तैयारी करते समय मिला देना चाहिए। जी सर। उसके बाद जो हम हल्दी की खेती करने जा रहे हैं उसके लिए हमें अच्छी से अच्छी वैरायटीज़ का सिलेक्शन करना चाहिए और उसके लिए सोनिया, पूना, गौतम और रसिम। सर एक चीज़ और कि वो ना प्रतिभा जो एक वैरायटी होती है उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि वो प्रतिभा की वैरायटी की खेती कर सकते हैं और क्या ड्रिप इरिगेशन से उसकी खेती कर सकते हैं? हाँ, तो देखिए वो मैं बताने जा रहा हूँ जी जो मैंने बताई है कि सोनिया, पूना, रसिम और ये और उसके बाद प्रतिभा, जी। ये सारी उत्तम वैरायटीज़ हैं जो मैं गिनाने जा रहा हूँ। जी तो आप इनमें से किसी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात आती है ड्रिप इरिगेशन की। जी तो ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छी चीज़ है और जहाँ पर सिंचाई के कम साधन होते हैं वहाँ पर तो ये बहुत ही आवश्यक है कि आप ड्रिप इरिगेशन करें। जी ड्रिप इरिगेशन से पौधे को ये फ़ायदा होता है कि सीधा पानी नोजल के द्वारा जड़ को ही प्राप्त होता है, पानी भी बर्बादी नहीं होती है और पौधे को पर्याप्त मात्रा में जितना उसको आवश्यकता होती है उतना भी पानी मिल उसे जाता मिल जाता है। जी अब आप जो खेत की तैयारी की है और मैंने बताया कि आपको 250 क्विंटल से लेकर 300 क्विंटल डाल आप जो है उसमें गोबर की खाद डाल के खेत तैयार कर लें। उसके बाद 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फेट और 80 किलो पोटास की आवश्यकता भी पड़ती है, जो कि आपको हल्दी में बहुत आवश्यक है। अब इसमें से आप करेंगे क्या कि आप जो है पूरी मात्रा फास्फेट की और पूरी मात्रा पोटास की और आधी मात्रा आप नाइट्रोजन की खेत के अंतिम समय तैयारी में करके और फिर आप खेत तैयार करके लाइन से लाइन की दूरी 30 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर पर आप जो है ये इनकी जो गांठें होती हैं उनको आप लगा देंगे। जी अब उसके बाद जब इसका अंकुरण हो जाएगा तो अंकुरण होने के बाद 20-25 दिन के समय पर आप इसमें खरपतवार नष्ट करने के लिए निराई गुड़ाई करा देंगे जी और उसी समय आप जो है जो नाइट्रोजन बचा के रखी है आधी हमने जी उसके आधा यानी 30 किलो नाइट्रोजन जो है वो हम टॉप ड्रेसिंग कर देंगे। जी और टॉप ड्रेसिंग करने के बाद फिर थोड़ी सी मिट्टी हम जो है वो पौधे की जड़ों पर चढ़ा देंगे ताकि हमारी कंद जो हैं अच्छे बने और पौधा भी हमारा ना गिरे। तो इस तरीके से हम जो ये खेती करेंगे। रही बात सिंचाई की, तो सिंचाई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जब हमारे कंद बनना प्रारंभ हो जाते हैं उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होना आवश्यक है, क्योंकि अगर बरसात हो रही है तो पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बरसात नहीं होती है एक लंबे समय तक तब उसमें हमको जो है एक हल्की सी सिंचाई करने की आवश्यकता है। जी सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो विशाल जी, आशा करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये सवाल हमसे पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर है इमरान पटेल जी। तो आइए बात करते हैं इमरान पटेल जी से, जो कि गुजरात में रहते हैं, और जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, इमरान पटेल जी बात कर रहे हैं? हाँ मैडम। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। नमस्ते सर, आपका सवाल आया था। हाँ मैडम। सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। तो आप अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, मैंने अपने खेत में नीलगिरी का खेती किया हुआ है जी। तो उसके बीच में मैं मूंग डालना चाहता हूँ, तो उसमें पैदावार हो सकती है? देखिए, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो नीलगिरी लगाई है लगाए हुए कितना टाइम हो चुका है? 5 महीना हुआ है सर। अभी कुल 5 महीना हुआ है। हाँ, लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी आपने क्या मेंटेन कर रखी है? सर, मैंने लाइन के पौधे से पौधे की दूरी मैंने 2.5 फुट रखा हुआ है। 2.5 फीट? हाँ, 2.5 फुट जी।
हाँ, और लाइन की दूरी है, एक ट्रैक्टर जा सकता है सर आराम से। देखिए, अब तो खैर जो आपने लगा दिया है, लेकिन हाँ, सर। भविष्य में ध्यान रखें कि इतना घना लगाने के बाद आपकी इसकी मोटाई बहुत कम होगी। जी सर। हाँ, घना आपने ज़्यादा लगा दिया है। अब ये है कि आप मूंग आसानी से बो सकते हैं, मूंग बोने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अभी तो आपका ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है हाँ। और मूंग की खेती आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें यहाँ का खेडूत को मेरे को एडवाइस मिला है यहाँ से कि बोला वहाँ पर मूंग तो डाल सकते हैं, लेकिन उसमें पैदावार नहीं हो सकती, उसमें फली नहीं आएगी। देखिए, ऐसा है कि आप मूंग नंबर 2 हाँ। को बोइए, हाँ। फली आएगी, कम अच्छा। आएगी। ये बात जरूर है कि आपने इतना घना लगा हुआ है, इसलिए उसमें कम आएगी। देखिए, भविष्य में आप ध्यान रखें कि नीलगिरी में अगर कोई दूसरी फसल आप लेना चाहते हैं, हाँ। तो लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 6 मीटर रखनी चाहिए। ओहो, अच्छा। हाँ, सर, और एक उसमें थोड़ा होता सा क्या है कि जो आपने लाइन से लाइन की दूरी में बीच में जो स्पेस छोड़ी है, हाँ। उसमें जो दूसरी फसल है उसके लिए सरवाइव करने के लिए, अच्छी तरीके से पूरा विकास होने के लिए आपको उसको पोषक तत्व और हवा सब मिलती है, हवा पानी। हाँ सर। तो ऐसी दशा में बिल्कुल आप जो है इस बात का ध्यान रखें कि दूसरी फसल लेने के लिए आपको जो है वो नीलगिरी में लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट, और पौधे से पौधे की दूरी भी जो आपने 2 फीट लगा 2.5 फीट की है, वो 2.5 फीट न होकर के 2.5 मीटर होनी चाहिए। तब आपको आगे चल करके मोटा पौधा और स्वस्थ पौधा होगा, और तब आपको उसकी उपज अच्छी मिलेगी। ओके सर, थैंक यू सर। जी सर, आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं मैडम, ओके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये सवाल हमसे पूछने के लिए। हाँ, धन्यवाद सर, आपने बहुत उपयुक्त जानकारी दी है हमारे सभी कॉलर्स को। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आपका भी है कोई सवाल तो तुरंत अपना फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।